नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जब राज्य में बीजेपी सरकार आई तो मुश्किल से 110 चीनी मिलें थी। ये सभी मिलें अपने काम के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन बीजेपी सरकार के आने के बाद आज राज्य में 120 चीनी मिलें काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत सहित पूरा विश्व कोविड-19 जैसी महामारी से जूझ रहा था। पिछले 6 सालों में हमने किसानों के बैंक खातों में सीधे 7 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। अकेले गन्ना किसानों को एमएसपी के रूप में लगभग 2.23 लाख करोड़ रुपए का भुगतान बीजेपी के शासन में किया गया है। गन्ना किसानों से सीएम योगी ने कहा कि संवाद किसानों को योजना का लाभ मिल रहा है। सीएम योजनाओं की राशि सीधे खाते में भेजी जा रही है। साथ ही साथ किसानों के साथ हमारी सरकार बेहतर काम कर रही है। के 86 लाख किसानों के कर्ज माफी के कदम को आगे बढ़ाया। याद करिए, 17 के पहले प्रदेश में अन्नदाता किसान आत्महत्या करता था, कर्ज तले दबा था, न उसको बिजली मिलती थी, न खाद मिलती थी, न बीज मिलता था, न सिंचाई की सुविधा थी और न ही सुरक्षा थी। बिजली नहीं थी तो ट्यूबवेल चलाता था, डीजल ज्यादा खर्च होता था, लागत ज्यादा आती थी, और रात्रि को खेत में गए तो जीवन को खतरा अलग था। नहीं गए तो पंप चोरी हो जाता था। चीनी मिलें बंद सी हो गई थी। याद करिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जब हमारी सरकार आई तब केवल 110 चीनी मिलें बामुश्किल चल पा रही थी, और उन पर भी सन 2010 से लेकर के 2017 के बीच गन्ना मूल्य का बकाया था। आज मैं कह सकता हूं, आज हमारी सरकार में 120 चीनी मिलें प्रदेश के अंदर चल रही हैं। कोरोना जैसी महामारी के बावजूद भी हम लोगों ने जब विदेश के अन्य राज्यों की और दुनिया के तमाम देशों में चीनी मिलें बंद हो गई, चीनी उद्योग तितर बितर हो गया, उन स्थितियों में उत्तर प्रदेश मजबूती के साथ बिना डिगे, बिना हटे, बिना झुके अपनी चीनी मिलों को चला रहा है। पिछले 6 वर्ष के अंदर अन्नदाता किसानों को सीधे ये डबल इंजन की सरकार ने लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की राशि सीधे अन्नदाता किसान के खाते में भेजी है। उनकी उपज का इसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का 62,000 करोड़ रुपया नहीं है। यह वह राशि है जो एमएसपी का दाम और गन्ना किसानों को, अकेले गन्ना किसान को आज मैं प्रातःकाल ही देख रहा था, 2,32,000 करोड़ रुपए अभी तक गन्ना किसानों का, गन्ना मूल्य का गन्ना किसानों के खाते में भेजा। हम लोग जब आए थे तब गन्ना किसानों को गन्ना का समर्थन मूल्य 315 रुपया पड़ता था, लेकिन उसमें भी वह पैसा उनको नहीं मिल पाता था। हम लोग जाते थे किसानों के पास, पूछते थे, मैं स्वयं भी किसान था, पूछते थे कि क्या स्थिति है। वो कहते थे कि साहब, समर्थन मूल्य आप बाद में बढ़ाना, पैसा बाद में बढ़ाना, पहले हमारा गन्ने का भुगतान तो कर दें। कई राउंड की बैठक हुई और अंत में जब हमने सख्ती से कदम बढ़ाना प्रारंभ किया तो गन्ना मूल्य का भुगतान होने लग गया। आज मैं कह सकता हूं 120 चीनी मिलों में से किसान बंधुओं 105 चीनी मिलें ऐसी हैं जो 10 दिन के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही है। कि यह अन्नदाता किसान के लिए डबल इंजन की सरकार के द्वारा अयोध्या में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की पूर्व एक उपहार है। भगवान की पूजा तब होती है, पहले अन्नपूर्णा देवता को पहले भोग लगता है। हमने अन्नदाता किसान का सम्मान करने के लिए एक व्यवस्था बनाई है, और हमारा अन्नदाता किसान भी अपना कोई काम करता तो राम राम के बगैर कोई काम करता ही नहीं। इसलिए राज्य शासन ने इस प्रकार की एक व्यवस्था बनाई है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि
जो भी हो पाएगा अन्नदाता किसान के हित के लिए ये डबल इंजन की सरकार पूरी ईमानदारी और पूरी प्रतिबद्धता के साथ आपके हितों के लिए हर प्रकार के कदम उठाए। खबर लखनऊ से है, जहां इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बात बनने की बात कही जा रही है। बता दें कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बताया है कि राष्ट्रीय लोकदल और सपा के गठबंधन का ऐलान करते हुए कहा है कि लोकसभा की ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीतने के लिए अखिलेश यादव ने एकजुट होकर चुनाव लड़ने की बात कही है। 20 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी उनके सरकारी आवास पर आकर पूछताछ करेगी, जिसको लेकर हेमंत सोरेन को ईडी के समन के खिलाफ आदिवासी जन संगठनों ने नाराजगी जाहिर की है। आदिवासी जन संगठनों का आरोप है कि जनता के द्वारा निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने की साजिश की जा रही है। वहीं रांची ईडी दफ्तर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की की खुली चेतावनी है कि जरूरत पड़ने पर बंगाल में ईडी की टीम पर ईंट और पत्थर से जवाब देंगे। वाले को जो रवैया है, केंद्र सरकार के इशारा से काम करने वाली एजेंसी है। हम यही कहना चाहता हूं कि जहां पर बीजेपी का शासित नहीं, चाहे बिहार की बात करें, बंगाल की बात करें, दिल्ली की बात करें या झारखंड की बात करें, ईडी वाले वही रास्ता जाते हैं जहां पर बीजेपी का शासन नहीं है। तो आप बीजेपी के लोग क्या दूध के दुले हुए हरिश्चंद्र के औलाद हैं, उनके पास क्यों नहीं जाती ईडी और सीबीआई? मैं ही कहना चाहता हूं पत्रकार बंधु कि ईडी स्वतंत्र रूप से एजेंसी है तो काम करे, सभी का जांच करे, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ गलत करने का काम करेंगे तो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बंगाल में चला ईंट और पत्थर, झारखंड में चलेगा तीर और धनुष। आपको मैं पहले बता देना चाहता हूँ, समझ जाए, सुधर जाए, अन्यथा चलेगा यहाँ तीर और धनुष। झारखंड अलग हुए 23 वर्ष हो गया है। 23 वर्ष होने के बाद 23 वर्षों में लगातार यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की सरकार चली थी 17 वर्षों तक। क्या 17 वर्षों में भ्रष्टाचार नहीं हुआ था? क्या 17 वर्षों में यहाँ पे भ्रष्टाचारी हो, सीबीआई चाहे ईडी चाहे कोई भी हो, यहाँ का लोकल विधायक और सांसद और मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी 17 साल तक राज किया, क्या वो लोग ईमानदार था? मैं पूछना चाहता हूँ आपका प्रेस मीडिया के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी बदले की भावना में राजनीति कर रही है या द्वेष की भावना में राजनीति कर रही है? झारखंड को उथल पुथल करना चाहता है, ईमानदारी से सरकार चला रहा है हेमंत सोरेन। आज दलित आदिवासियों का विकास कर रहा है, आज घर घर में पेंशन योजना दे रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक प्रत्येक मिट्टी घर को पक्का घर बना के देंगे, लेकिन 22 गुजर गया, आज प्रधानमंत्री अब एक भी आवास नहीं दे रहा, जिसके कारण हमारे हेमंत सोरेन ने अब वो आवास की योजना लॉन्च किया है। इससे पेट मथा दर्द हो गया है भारतीय जनता पार्टी को। खबर पटियाले से है, जहां पुलिस के द्वार मोगा के कबड्डी खिलाड़ी हरविंदर सिंह बिंदु के कत्ल केस में दूसरे शूटर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई और जग्गा घुरकोट के करीबी हैं दोनों शूटर। तो वहीं इनके पास से 2 पिस्तल 10 कारतूस बरामद किए गए हैं। पटियाला पुलिस के एसएसपी वरुण शर्मा ने प्रेस वार्ता के दौरान ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मशहूर कथावाचक जया किशोरी मिलने पहुंची। बता दें कि संत कबीर कुटीर पर मुलाकात हुई है। बता दें कि सीएम श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले राममय हुए हैं। साथ ही आवास राम भजन के साथ श्री राम का गुणगान हुआ। वहीं पिछले सप्ताह कन्हैया मित्तल से मुख्यमंत्री आवास पर राम भजन किया था। खबर कानपुर से है, जहां उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कानपुर पहुंचे हैं, जहां वो अखिल भारतीय संगठन एआईएफयू सीटीओ के 33 वार्षिक अधिवेशन में शिरकत करेंगे। ये कार्यक्रम छत्रपति शाहू जी महाराज ऑडिटोरियम में हो रहा है। तो वहीं इस मौके पर देश विदेश के शिक्षक, प्रोफेसर और वैज्ञानिक भी शामिल हुए। वहीं डिप्टी सीएम ने दीप प्रज्वलित कर अधिवेशन का उद्घाटन किया।
अगली खबर गोंडा से है, जहां 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर गोंडा में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बता दें कि गोंडा अयोध्या सीमा पर एक कंपनी पीएसी तैनात करते हुए लगातार बॉर्डर क्षेत्र के इलाकों में ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। पुलिस फोर्स पैदल गश्त कर रही है। वहीं गोंडा पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने डॉग स्क्वाड और भारी संख्या में पुलिस बल के साथ औचक निरीक्षण किया। बता दें कि गोंडा रोडवेज बस स्टेशन का औचक निरीक्षण किया गया। साथ ही साथ पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने पुलिस अधिकारियों को बड़े स्तर पर सघन चेकिंग अभियान चलाने के भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। भीड़भाड़ वाले स्थानों पर रेलवे स्टेशन, शॉपिंग मॉल सघन चेकिंग अभियान चलाने के दिशा निर्देश दिए गए। खबर दिल्ली से है, जहां गणतंत्र दिवस समारोह से पहले सुरक्षा उपायों के तहत दिल्ली में 11 दिनों के लिए हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। बता दें कि हवाई क्षेत्र में दिशा निर्देशों के अनुसार 19 से 25 जनवरी तक एयरलाइनों की अनिर्धारित उड़ानों और चार्टर्ड उड़ानों को सुबह 10:20 से दोपहर 12:45 तक लैंडिंग या टेक ऑफ की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि निर्धारित उड़ानें प्रभावित नहीं होंगी। बता दें कि गणतंत्र दिवस के दिन कर्तव्य पथ पर परेड का आयोजन किया जा सकता है। हवा में लड़ाकू विमान सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति को सलामी देंगे। खबर दिल्ली से है, जहां पीतमपुरा में हुई आगजनी की घटना में 6 लोगों की मौत में एक रसोइया को भी शामिल किया गया, जिसमें मौत के बाद परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मृतक परिवार में इकलौता कमाने वाला व्यक्ति था। उसकी मौत के बाद उसकी पत्नी और 4 साल की बच्ची के लिए रोटी का बंदोबस्त करना एक बड़ी चुनौती हो गई है। फिलहाल पीड़ित परिवार अब अपने लिए न्याय की गुहार लगा रहा है। खबर इटावा से है, जहां पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस को अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध देसी बंदूक, 2 जिंदा कारतूस, मोटरसाइकिल बरामद हुई है। बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार के पर्यवेक्षण में थाना सैफई पुलिस ने कार्रवाई की है। सुभाष चंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया है। एक अद्धी 312 बोर की बंदूक है ये, और कारतूस भी बरामद किए गए हैं सैफई थाना जनपद इटावा में। और इनके आपराधिक इतिहास में 3 मुकदमे इनके खिलाफ दर्ज हैं, 2006, 2004 और 2024 में, आज की डेट में। इस प्रकार से एक अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है। अगली खबर मैनपुरी से है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग के मंत्री मैनपुरी पहुंचे और सदर तहसील का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सदर तहसील में कई कमियां पाई गई हैं, तो वहीं राम मंदिर पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर भव्य आयोजन हो रहा है और सभी लोगों को इसका सहयोग करना चाहिए। लखनऊ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की खुशी। यूपी राजस्व मंत्री अनूप प्रधान का दौरा। सदर तहसील का किया औचक निरीक्षण। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की खुशी। यूपी राजस्व मंत्री अनूप प्रधान का दौरा। सदर तहसील का किया औचक निरीक्षण। यूपी राजस्व मंत्री का औचक निरीक्षण।
यूपी में 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जहां अब गिने चुने दिन ही बचे हैं और लोगों को प्रभु श्रीराम के आगमन का बेसब्री से इंतजार है, तो वहीं इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को भी किसी का अब भी इंतजार है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बहन जी की, जिनके इनकार और एकला चलो के नारे के बाद भी गठबंधन में कांग्रेस को बसपा का इंतजार है, क्योंकि 24 के चुनाव की रणनीति में कांग्रेस अच्छे से जानती है कि मायावती का एकला चलो का दाव सबसे ज्यादा नुकसान किसको देने वाला है। शायद यही वजह है कि गठबंधन को अब भी माया का इंतजार है। देखिए एक रिपोर्ट। बार हमारी पार्टी लोकसभा के आम चुनाव अकेले ही लड़कर अपना बेहतर रिजल्ट जरूर लाएगी। मायावती का इनकार, मगर कांग्रेसी नेताओं को आज भी है मायावती का इंतजार, क्योंकि कांग्रेसी नेताओं को लगता है कि आज नहीं तो कल मायावती का दिल जरूर पसीजेगा और वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा जरूर बनेंगी। सुनिए क्या कहना है कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक राय का। लोकसभा चुनाव को लेकर के बड़ी उम्मीद थी कांग्रेस को बहुजन समाज पार्टी से, लेकिन बहन जी ने भी साफ कर दिया हम गठबंधन नहीं करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? हर दल के पास कुछ अग्रणी संगठन होते हैं। जब पहले हंगामा करना होता है तो यूथ विंग खड़ी होती है, छात्र विंग खड़ी होती है, डराती है, धमकाती भी है कि सही से रास्ते पर रहो, सरकार के खिलाफ आंदोलन करती है। भारतीय जनता पार्टी नई विंग शुरू की है, ईडी, सीबीआई, तरह तरह के गोदी मीडिया भी उनका एक हिस्सा है। तो हो सकता है बहन जी को भी लगता हो कि अभी समय ठीक नहीं है, समय आने पर बताएं। कांग्रेस पार्टी का जो एजेंडा है, इंडिया एक गठबंधन के तौर पर सारी सीटों पर लड़ने की तैयारी के लिए एकजुट है और आह्वान भी करती है उन सभी पार्टियों का कि जो एक मत होकर इस अहंकारी सरकार को, जो देश के लिए नहीं अपने लिए काम कर रही है, उसे हटाने के लिए मंच पर आए, चाहे वो बसपा हो या कोई अन्य पार्टी हो। कांग्रेस पार्टी को किसी से परहेज नहीं, जो लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए इंडिया के साथ आना चाहते हैं, हम अंत समय तक उनका इंतजार करेंगे। आपको अभी भी क्या बहन जी से उम्मीद है? कांग्रेस पार्टी को हर उस पार्टी से उम्मीद है जो देश में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा चाहता है, जो भारतीय जनता पार्टी हटाना चाहता है, जो देश में बेरोजगारी मिटाना चाहता है, जो देश में अमन, खुशहाली, चैन चाहता है, वो इंडिया गठबंधन के साथ आएगा। इस बात की कांग्रेस पार्टी पूरी उम्मीद करती है। ऐसे में सवाल ये कि क्या जब मायावती ने एकला चलो का ऐलान कर दिया और साफ कर दिया कि हाथी सीधी चाल चलेगा, तो फिर कांग्रेस की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि बसपा आज भी जरूरी है। वैसे आपको बता दे कि सपा और कांग्रेस की लगातार कई दौर की बातचीत दिल्ली में चल रही है और पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अब मंजिल दूर नहीं है। ऐसे में कांग्रेसी नेताओं का ये बयान उम्मीदों पर पानी फेर सकता है। मंजिल दूर नहीं, क्या समझे? अब मंजिल दूर नहीं। कितनी सीटें सर कितनी का? दोनों मिलके 80 पे लड़ेंगे। कब तक फैसला होगा कितनी दिन किसी क्षण कभी दूर नहीं है, बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन सपा कितने पे लड़ेगी? दोनों मिलके 80 सीटों पर लड़ेंगे। शीघ्र ही 80 सीटों पर हम दोनों का फैसला होने वाला है। सर कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें मांग रही है? ये आप मत पूछिए, जब आ जाएगा सामने तो आपको पता चल। बसपा का अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान, किसको नफा किसको नुकसान, ये सवाल तो है ही, मगर गठबंधन की मजबूरी, क्या मायावती आज भी है जरूरी? सुनिए सपा नेता क्या कहते हैं कांग्रेसी नेताओं के बयान पर। इंडिया गठबंधन के जो साझेदार दल है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और रालोद है और चंद्रशेखर रावण की पार्टी है। इनमें सीट शेयरिंग का फार्मूला जो है लगभग में अंतिम पायदान पर है और जल्द ही जो है कि यह सामने आ जाएगा कि कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी और समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी। यह मान के चलिए कि 60+ सीटों पर जो है कि समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी और लगभग 10 के अंदर जो है कि कांग्रेस पार्टी को सीट शेयरिंग में दिया जाएगा। 5 से 6 सीटें जो है कि रालोद के पास रहेगी, 1 या 2 जो है कि रावण की पार्टी को दिया जाएगा। और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं तमिलनाडु, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय लाइव पहुंच रहे हैं। आप भी सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। 8 राज्यों में 12 नए एफएम ट्रांसमीटर्स के शुरू होने से करीब 1.5 करोड़ लोगों को
फायदा होगा। आज 26 नई एफएम ट्रांसमीटर्स परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी गई है। मैं तमिलनाडु के लोगों को, देश के लोगों को इसके लिए भी बधाई देता हूं। साथियों, भारत में खेलों के विकास में तमिलनाडु का विशेष स्थान रहा है। ये चैंपियंस पैदा करने वाली धरती है। इस भूमि ने टेनिस में नाम रोशन करने वाले अमृतराज ब्रदर्स को जन्म दिया। इसी धरती से हॉकी टीम के कप्तान भास्करन निकले, जिनकी कप्तानी में भारत ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। शतरंज के खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद, प्रज्ञानंद और पैरालंपिक चैंपियन मरियप्पन भी तमिलनाडु की ही देन है। ऐसे कितने ही खिलाड़ी इस धरती से निकले हैं, हर स्पोर्ट्स में कमाल कर रहे हैं। मुझे विश्वास है आप सभी को तमिलनाडु की इस धरती से और ज्यादा प्रेरणा मिलेगी। साथियों, हम सभी भारत को दुनिया के टॉप स्पोर्टिंग नेशन में देखना चाहते हैं। इसके लिए बहुत जरूरी है कि देश में लगातार बड़े स्पोर्ट्स इवेंट हो, खिलाड़ियों का अनुभव बढ़े और ग्राउंड लेवल से खिलाड़ी चुनकर बड़े इवेंट्स में खेलने आए। खेलो इंडिया अभियान आज इसी भूमिका को निभा रहा है। 2018 से अब तक 12 खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन हो चुका है। इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स और खेलो इंडिया पैरा गेम्स आपको खेलने का मौका भी दे रहे हैं और नए टैलेंट को सामने भी ला रहे हैं। अब एक बार फिर खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ हो रहा है। चेन्नई, त्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर, तमिलनाडु के 4 शानदार शहर अपने यहां चैंपियंस का स्वागत करने के लिए तैयार है। साथियों, मुझे विश्वास है चाहे खिलाड़ी हो या दर्शक, हर किसी को चेन्नई के इस खूबसूरत बीचीज का सम्मोहन अपनी ओर खींचेगा। आप लोगों को मदुरई के अद्वितीय मंदिरों की आभा महसूस होगी। त्रिची के मंदिर, वहां का आर्ट एंड क्राफ्ट आपका मन मोह लेगा और कोयम्बटूर के मेहनती उद्यमी आपका दिल खोलकर स्वागत करेंगे। तमिलनाडु के इन सभी शहरों में आपको एक ऐसी दिव्य अनुभूति होगी जिसे आप कभी भूलना नहीं चाहेंगे। साथियों, खेल तो ये आप तमिलनाडु से सुन पा रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।